बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान की दो इंतहाई अहम सियासी शख्सियात ने दो अहम बयानात दिए हैं। पहला बयान चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी साहब ने इस्लामाबाद में दिया। उन्होंने एक तकरीर की। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में योम शुहदाए सहाफ़त मनाया गया और यहाँ पे जो मियां रज़ा रब्बानी साहब हैं उन्होंने अपने सदारती खिताब में कुछ ऐसी अहम बातें की हैं जिससे कुछ सवालात ने जन्म लिया है। सबसे अहम सवाल उनकी तकरीर से जो पैदा हुआ है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में वाकई जमहूरियत डिलीवर नहीं कर पा रही? क्या पाकिस्तान में इंसाफ का मयार ताकतवर लोगों के लिए और है और कमज़ोर लोगों के लिए और है? और रज़ा रब्बानी साहब की तकरीर ने यह सवाल भी पैदा किया है कि अगर पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती कायम ना हुई तो क्या वाकई पाकिस्तान में मार्शल लॉ से भी बदतर हालात पैदा हो जाएंगे? इस किस्म की गुफ्तगू वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही खुलकर बड़े वाज़े अल्फाज में कुछ बातें की हैं। और दूसरी तकरीर है गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की। उन्होंने कराची में ये कहा है कि जो कराची ऑपरेशन की कामयाबी है इसका 100% क्रेडिट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जाता है, जिसके बाद एक बहस शुरू हो गई है। तो इससे पहले कि मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपको तारुफ़ कराऊँ, सबसे पहले मैं आपको जो मियाँ रज़ा रब्बानी साहब की एक बहुत ही भरपूर जानदार तकरीर थी उसका मैं एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ। जब डेमोक्रेसी लोगों को डिलीवर कर रही होगी, जब डेमोक्रेसी लोगों के उम्मीदों और मंगों को की आईनादार होगी, उस वक्त अगर कोई ताले आज़मा आएगा तो आप देखें कराची से लेकर खैबर तक अवाम का एक समंदर जो है वो सड़कों पे जमहूरियत की दिफा में निकला हुआ होगा। मैं समझता हूं कि आज भी हमें इस बात को अपने जहन में रखना होगा कि अगर हमने अपने हकूक की जिद्दोजहद के लिए, इस आइन की जिद्दोजहद के लिए, इस आइन को बरकरार रखने की जिद्दोजहद को हमने आगे लेके ना चले तो शायद फिर मार्शल लॉ से भी बदतर जमाना आपका और हमारा इंतजार कर रहा है। मार्शल से भी बदतर ज़माना आपका और हमारा इंतज़ार कर रहा है। और रज़ा रब्बानी साहब ने बहुत सी मिसालें दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखने में पार्लियामेंट कामयाब नहीं है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अवैस लगारी साहब, जो कि चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा कौमी असम्बली, जनाब सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना सेनेट के, और जो डिफेंस कमेटी है उसके भी मेंबर हैं जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब चेयरमैन कॉमर्स कमेटी सेनेट की, और जो खारजा और दाखिला कमेटी है उसके भी मेंबर हैं। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अवैस लगारी साहब, रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पा रही, आइन और कानून की बालादस्ती के रास्ते में रुकावटों को पार्लियामेंट ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो रही और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मार्शल लॉ से भी बदतर हालात हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। डू यू एग्री विद हिम? आप अगर हिस्ट्री में देखें तो इस किस्म की तकारीर पहले भी हो चुकी हैं। रज़ा रब्बानी साहब ने कोई नई बात नहीं की, बहुत पॉलिटिकली जी करेक्ट बात की है। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि जब जमहूरियत नहीं जी डिलीवर करेगी तो लोगों की फ्रस्ट्रेशंस होंगी और जमहूरियत के ऊपर जो एतमाद है वो ख़त्म होगा। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक पिछले चंद ही सालों से काफ़ी दो तीन जो आए हैं जी टेन्योर, उसमें जमहूरी हुकूमतों को पूरा वक्त दिया जा रहा है और अगर पूरा वक्त दिया जाता रहा तो आप देखें पिछले दफ़ा हुकूमतें जो आती थीं 2-2 साल के बाद गिर जाती थी तो इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती थी। अब आप देखें 1 साल जो हुकूमत को रह गया है तो अब मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के अंदर तमाम सियासी जमातों के ऊपर जी गवर्नेंस और अपने रिज़ल्ट का जो प्रेशर है वो आप मीडिया में ज़्यादा देख रहे हैं, इसका ट्रेंड आ रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर जमहूरियत को इसी तरह चलने दिया जाए और अगर जमहूरियत पूरे टर्म्स मुख्तलिफ हुकूमतें अपनी जी करें तो जमहूरियत सेल्फ करेक्शन मेकनिज़म के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगी और एकदम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना और इसकी एक्सपेक्टेशंस करना ना बरतानिया में हुआ, ना अमेरिका में हुआ, ना कितनी सबसे पुरानी जी डेमोक्रेसी इसके अंदर हुआ। वक्त के साथ साथ ये एवोल्यूशन आता है, बेहतरी की तरफ जाती है, इंस्टीट्यूशंस जी स्ट्रेंथन होते हैं। जितनी आपने
जुडिशल एक्टिविज्म पिछले 5 साल में देखी पिछले हुकूमत के अंदर, और अब जितनी चीज़ें जी जुडिशरी के पास जा रही हैं उनके ऊपर भी एक जी प्रेशर ही डेवलप हो रहा है कि जमहूरियत के साथ साथ इंसाफ के जो जी तकाजे हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, चाहे वो सिविलियन राइट्स हों, ह्यूमन राइट्स हों, मिसिंग पर्सनस के इशूज़ हों, हर किस्म के इशूज़ जितने भी मीडिया के अंदर उजागर किए जाते हैं और जो लोगों के एक्चुअल इशूज़ हैं, साथ साथ उसके ऊपर मैं ये एक ज़रूर बात करूँगा कि एक जो सबसे बड़ा जी मिसिंग लिंक जो शायद रबानी साहब को चाहिए था इस किस्म की अहम तकरीर के अंदर ज़रूर जी करते, वो इस चीज़ की रियलाइजेशन भी होनी चाहिए थी कि जमहूरियत का जो सबसे अहम हिस्सा है लोकल गवर्नमेंट्स और हुकूमतें वहाँ की, उसके ऊपर अभी तक हमारी किसी भी अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड जो जमातें हैं उसका वो फोकस नहीं है जो होना चाहिए, और जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो जब तक डिवॉल्व नहीं होगी और उसके ऊपर नहीं होगा तब तक असली जमहूरियत ग्रास रूट लेवल तक फील नहीं लोगों को होगी। ठीक है। अच्छा, सलीम आर्नीवाला साहब, एक तरफ तो रज़ा रबानी साहब जो हैं आपकी सेनेट के चेयरमैन, उनका स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं ज़रा आपको वो भी सुनवा दूँ और फिर मैं इनसे सवाल करता हूँ। कराची ऑपरेशन का जो क्रेडिट है 100%, लेट मी रिपीट इट अगेन, गोज टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। तो गवर्नर सिंध साहब कह रहे हैं कि जो कराची ऑपरेशन जो कि सितंबर 2013 में शुरू हुआ था, इसका 100% क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जाता है। कंट्राडिक्शन नहीं है कि चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं डेमोक्रेसी सही तरह डिलीवर नहीं कर रही है, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, मार्शल लॉ से भी बदतर हालात पैदा होने का खतरा है, और गवर्नर ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि जो कराची ऑपरेशन की कामयाबी है उसका 100% क्रेडिट एक पॉलिटिशियन को, नवाज शरीफ को जाता है। मेरा ख्याल उनको गवर्नर लगाया इसीलिए गया है कि वो इस किस्म के स्टेटमेंट दें, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि ना तो उनको पता है कि कराची ऑपरेशन शुरू कैसे हुआ और कौन कौन स्टेक होल्डर्स थे, किस तरह वहाँ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई कराची के ऊपर, क्या प्रोसेस फॉलो हुआ। ये तो ऐसे लग रहा है कि आपने किसी को वहाँ गवर्नर लगा दिया है जो कि जाके सुबह शाम आपकी बातें करे, तो ये मेरा गवर्नर को सूट नहीं करता है इस किस्म का स्टेटमेंट देना। इट इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देन एनीथिंग एल्स। दिस इज़ माई टेक ऑन दिस। अच्छा, तो शिबली फराज साहब, आप किससे एग्री करेंगे, रज़ा रबानी साहब से या मोहम्मद ज़ुबैर साहब से? ज़ाहिर है जी कि मैं तो रज़ा रबानी साहब से एग्री करूँगा। ये दुरुस्त है कि इस तरह की तकरीरें माजी में भी हुई हैं जिस तरह अवैस लगारी साहब ने कहा, लेकिन बात यह है कि ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमें ये चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं, और रज़ा रबानी के स्टैचर का लीडर इस तरह की बातें कर सकता है और उसको करनी चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में आप आज कोई भी, बावजूद इसके कि ये दूसरा इलेक्शन होने जा रहा है जिसका कि अभी 1 साल रह गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत इस मुल्कों में जड़ पकड़ चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने इदारों पे तवज्जो नहीं दी है। इदारे जब कमज़ोर होंगे, पार्लियामेंट जब कमज़ोर होगी, तो आपकी जमहूरियत स्टेबलाइज हो ही नहीं सकती है, वो अपने जड़ें पकड़ नहीं सकती है। इंसाफ की फराहमी, देखें बात यह है कि जिस जमहूरियत ने हमें क्या दी है, जो प्रेजेंट जमहूरियत है, वो ये है कि हमें एक किस्म की डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप दी है, जिसमें कि आप ख़ास तौर पे एक ऐसे किस्म के लोगों को लाते हैं जो कि अपनी पार्टी में जो है ख़ास तौर पे जो अभी हम प्रेजेंट सेटअप देख रहे हैं, जिसमें कि कोई इंटरेक्शन ही नहीं है अपनी लीडरशिप के साथ, अपने अवाम के मसाइल नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट पे तवज्जो है, लेकिन इंसाफ की फराहमी पे नहीं है। जिस सोसाइटी में इंसाफ नहीं होगा तो मैं कहता हूँ कि वो दुनिया की सबसे पहले तो बन नहीं सकती है, वो बन भी जाए तो वो बिल्कुल दूसरे दिन गिर जाएगी, क्योंकि इसकी बुनियाद एहतसाब, जब किसी जमहूरियत क्या है, अवाम का ट्रस्ट उन्होंने आपको दिया है, उस ट्रस्ट को अगर आपने मिसयूज किया, ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, तो जाहिर है कि फिर जमहूरियत तो वो नीचे जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है, अगर उनको उसके सम्राट नहीं मिले तो असल तो वो फाउंडेशन तो वो है पाकिस्तानी अवाम है। ये तो ऊपर के कुछ लोग जो है अपने मफादात के लिए जमहूरियत का राब भी अलापते हैं, और लेकिन उसमें न जमहूरी माइंडसेट है और ना उसको जो इस जमहूरियत के जो सम्राट हैं वो नीचे अवाम तक, निचली दर्जे तक वो पहुंचने देते हैं। अब उसमें लोकल बॉडीज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने, मां सिवाय मैं कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस लिहाज से बहुत बेहतर है जिन्होंने कि अपना 30%, अब देखें कोई हुकूमत, कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है कोई इलेक्शन साल में अपने जितने भी MPAs हैं उनको बजट उनका काट दे, और वो बजट जो है तो लोकल बॉडीज़ को उन्होंने ट्रांसफ़र किया है कि वो अपने काम कर सकें। तो इसलिए ये इदारे, जमहूरियत बेसिकली इदारों की को एक मजमुआ है, वो जब तक
और वो बैठा हुआ है इंसाफ पे, अकाउंटेबिलिटी पे। वो नहीं होगा तो बिल्कुल रजा रब्बानी ने बिल्कुल ठीक कहा है, और ये इसी तरह होगा। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि पाकिस्तान में चूंकि इलेक्शंस हो गए हैं, एक हुआ है या दो हुए हैं मुसलसल, तो जमहूरियत बन गई है। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। वो उस दिन होगा जब आपकी पार्लियामेंट मजबूत होगी। पार्लियामेंट हमारी मजबूत नहीं है, यहाँ पे फैसले जो है तो थोपे जाते हैं, और एक खास तरीके से। कहां से फैसले थोपे जाते हैं? फैसले थोपे जाते हैं जो हुकूमत वक्त होती है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को उसमें नहीं लेती है। देखिए, हुकूमत का काम ये नहीं है कि सिर्फ वो अपने एमपीएस के साथ और या अपने एमएनएस के साथ वो करके फैसला करे। जमहूरियत का मकसद ये है कि सारे पूरा ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करे, उनसे मशवरा किया जाए, उनकी खदशात को दूर किया जाए, तभी वो जमहूरियत होती है। ये तो नहीं है जमहूरियत की एक पार्टी जिसने इलेक्शन जीत लिया उसकी डिक्टेटरशिप आ गई। अवैस लगारी साहब, पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है, उस पर फैसले थोपे जाते हैं। जमहूरियत की जो डेफिनेशन है, जो मानी है उसके, वो ये है कि जो एक अक्सरियत का फ़ैसला है उसी के ज़रिए फ़ैसले किए जाएं। लेकिन पाकिस्तान के पिछले 3.5 साल आप देखें, बहुत अहम फ़ैसले हुए, आईनी जी तरामीम हुई, मिलिट्री कोर्ट्स की डिसीशंस थी, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के ऊपर डिसीशंस थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका साथ दिया, वो फ़ैसले थोपे नहीं गए। यमन की जंग थी, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा एक इशू था, उसके अंदर पार्लियामान का जो फ़ैसला था वो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने उसके ऊपर अमल किया। तो ये कहना कि बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर नून लीग सिर्फ अपने फ़ैसले कर रही है, बाय द वे कानून और आइन यही कहता है कि अक्सरियत ज़रूरत है फ़ैसले की। लेकिन इस हकूमत ने जितना कंसेंसस के साथ चलने की कोशिश की है, गालिबन पिछले काफ़ी अदवार के अंदर इस किस्म, यहाँ तक कि नून के अंदर से भी इस बात के ऊपर कभी कभी ये जी क्रिटिसिज्म आता था। दूसरा, मैं इंसाफ की बात करूँगा जो शिबली साहब ने फरमाया है। इंसाफ फराहम करना सिर्फ पनामा लीक्स और एक दो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर नहीं होता। इंसाफ फराहम करना वो है जो सिविल कोर्ट्स के अंदर ही जुडिशरी ने करना होता है, और इंसाफ फराहम करना स्टेट के इस पोर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप कहते हैं अदलिया। मैं आपकी तवज्जो एक दूसरे इशू की तरफ दिलाता हूँ। अदालतों का इंसाफ छोड़ दें, कल सिंध की जो सूबाई काबीना है उसका इजलास हुआ, और उस इजलास में वफाक के बारे में कहा गया कि वो सिंध के साथ सौतीली मां जैसा सलूक कर रहा है, और उसमें जिन इशूज़ पे बात की गई है कि जी हमें पानी जो है वो पूरा हमारे हिस्से के मुताबिक नहीं मिल रहा, हमें बिजली हमारे हिस्से के मुताबिक नहीं मिल रही, और इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो ये तो वफाक के पास अक्सरियत तो है कौमी असम्बली में, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास सिंध असम्बली में अक्सरियत है, तो वो कह रहे हैं कि हमें वफाक से हमारे हक नहीं मिल रहे। तो वो और क्या कहेंगे जी, जब अपने सूबे के अंदर परफॉर्मेंस ना हो तो किसी और के ऊपर ही हम लोग जी पॉलिटिशियंस ब्लेम गेम में तो बहुत आसानी से आराम से आ जाते हैं। तो ये अपनी नाअहली को छुपा रहे हैं। नाअहली मैं नहीं कह सकता, वो उनका जी जजमेंट लोगों ने खुद करनी है, वो मैं नहीं कर सकता बैठ के। लेकिन जाहिर है, दूसरा मैंने जो गवर्नर साहब की बात है इसके ऊपर अगर एक सेकंड अर्ज कर लूँ। गवर्नर साहब ने जो बात की है, पॉलिसीज को कौन बनाता है? हमारा काम क्या है? हमारा काम है पॉलिसीज़ बनाना, और फिर मुख्तलिफ रियासत के इदारे होते हैं जिसको उसको अमल में लेके आते हैं। हम सियासतदान किसका एडवांटेज, किस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं? अपनी पॉलिसीज़ का लेते हैं ना। तो यहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री से और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इनिशिएटिव से ये जो जी कराची में हमारे दौर के अंदर ये ऑपरेशन इतने मेजर शुरू हुए ना, और एफर्ट शुरू हुआ। ज़रब अज़ब नवाज शरीफ की हुकूमत में एक फेडरल गवर्नमेंट की जी पॉलिसी थी ना, तो वो गवर्नर साहब अगर जाके उसका जी क्रेडिट उठाने की बात कर रहे हैं 100%, तो वो सिर्फ नहीं, तो वो अपना नहीं, पॉलिसी बनाने का क्रेडिट 100% उसी का है ना जी, नवाज शरीफ का। ये और किसका? उन्होंने कहा पूरे ऑपरेशन की कामयाबी का 100% क्रेडिट। मैं आपको अर्ज करूं, पॉलिसी बनाने का क्रेडिट है हमारा, इसको हम गिव अप क्यों करें? इसको क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो अगर उनको गवर्नर बनाया गया है तो वो इसी कॉम्प्लेक्स में रहें कि मुझे गवर्नर बनाया गया इसलिए मैं हक की बात भी ना करूं। दूसरी बात यह है कि बाकी जो लोग और स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक रोल होता है, और वो अपने अपने लेवल पे क्रेडिट ज़रूर लेते हैं। लेकिन जो पॉलिसी डिसीजन है उसी की बेसिस के ऊपर हम लोग अगले इलेक्शन में जाते हैं ना। चलें, तो फिर ये जाते हैं। इसका क्या जवाब देंगे आप सलीम मांडवीवाला साहब? यार मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अवैस साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, अगर गवर्नर साहब ये कहते ना कि
कि जी इसमें नवाज शरीफ का लीडिंग रोल है, उनका एक स्टेट्समैन का रोल है, तो मुझे समझ में आती बात। बट ये कहना जी 100% नवाज शरीफ साहब का रोल है, तो ये गवर्नर साहब, मैं आई टेंड टू डिसएग्री विद द गवर्नर। बीइंग अ गवर्नर ही शुड नॉट मेक सच अ स्टेटमेंट, ही शुड मेक अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्चुअली करेक्ट। जो जिस तरीके से ये चीज़ इवॉल्व हुई, जिस तरीके से ये सारी पार्टियों ने एग्री किया, सिंध गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया। और सिंध, लेट मी टेल यू, आज तक एक पैसा नहीं आया फेडरल गवर्नमेंट से इस ऑपरेशन के लिए, आज तक। ये तो बहुत छोटी बातें कर रही है फेडरल कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट, जो पानी और बिजली की बात कर रही है, तो बेसिक्स की बात कर रही है। अगर आप दूसरी चीज़ों में जाएं तो देयर आर सीरियस इश्यूज बिटवीन, आपको याद होगा केपीके के चीफ मिनिस्टर ने आके यहाँ धरना किया था, तब उनको जाके इनके आइडल के पैसे मिले थे। तो सिंध गवर्नमेंट ने तो आज तक कुछ किया ही नहीं भाई। सिंध गवर्नमेंट ने तो आज तक कोई रिएक्शन ही शो नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट को। सिंध गवर्नमेंट तो हमेशा अकोमोडेट ही करती रही है, और आप कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। ये सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं वैसे साहब, तो कारकर्दगी की बात पे आप ये कह जा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को 100% क्रेडिट देना चाहिए इस ऑपरेशन के लिए। तो मेरी कुछ बात समझ में नहीं आती। अगर वो कोई बात ऐसी करते, हम ये नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ साहब का रोल नहीं है, हम बिल्कुल कह रहे हैं, मगर उसमें बहुत और स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को सक्सेस। सिंध गवर्नमेंट है और कौन है? सिंध गवर्नमेंट है, रेंजर्स है, तो पुलिस है। रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है। नहीं, बट रेंजर्स से देखें, रेंजर्स इज नॉट अ फोर्स जो जाके गली कूचों में लड़ सकती है। रेंजर्स वर्क्स विद पुलिस, और पुलिस जितने पुलिस को नुकसान पहुंचा है इस ऑपरेशन के, जितने पुलिस वाले मरे हैं इसके अंदर, तो आप उसका जिक्र करें ना, आप उसकी बात करें जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस ऑपरेशन के लिए। आप बैठ के सिर्फ एक आदमी को क्रेडिट दे रहे हैं कि जी 100% क्रेडिट इज फॉर वन मैन। दिस इज नॉट फेयर। जी शिबली फराज साहब, देखिए, मैं तो इसको बहुत मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँगा कि अभी हम बात कर रहे थे जमहूरियत की। जमहूरियत में देखें, जब आप किसी को क्रेडिट या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे पे डाल देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये से जमहूरियत मजबूत नहीं होती है। अगर नवाज शरीफ है वो पूरी एक गवर्नमेंट है, तो ये आप गवर्नमेंट का कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये किया है, लेकिन एक शख्स को देना, ये खुशामद की एक इंतहाई दर्जे की मिसाल उन्होंने कायम की है, जिसके लिए वजह से वो बने भी हैं और वो अपने आप को कायम दायम भी रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आम तौर पे ये तासुर दिया जाता है कि ये अमन किया है, तो ये जाहिर है कि इनकी एक्सपोज तो ये वहीं पे हो गए जब इनका वो लेटर मिला उधर अमेरिका में उसामा बिन लादेन के पास से, कि उन्होंने जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ मत कहो, बाकी जिधर जो भी कुछ करना है तो करो। तो ये मतलब है कि फिर ये किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। यानी आप सोच सकते हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे जिसमें कहे कि हमारे इधर मत कुछ करो। चीफ मिनिस्टर का कोई लेटर नहीं मिला उसामा बिन लादेन से। देखें, ये बात तो पहले भी हुई थी और ये कम्युनिकेशन मिली है, बिल्कुल मिली है, जो उसमें कम्युनिकेशन मिली है, लेकिन चीफ मिनिस्टर का लेटर नहीं मिला। हो, लेकिन यही इन्हीं का तरफ, इन्हीं का व्यू पॉइंट था ना। ये तो आम कहते भी रहे हैं, ये कहते भी रहे हैं। तो ऐसे मुल्क में फिर जमहूरियत कैसे पनप सकती है? अब इसका कोई जवाब देना पसंद फरमाएंगे आप? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। जो खत मिला ही नहीं है चीफ मिनिस्टर का, तो आपने खुद ही उसको फैक्ट्स को जी करेक्ट कर लिया, तो इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? तो फिर मैं एक वक्फा ले लेता हूँ और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले इस तासुर के बारे में गुफ्तगू हो रही थी कि जमहूरियत और पार्लियामेंट शायद डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। ये कुछ लोगों का तासुर है और बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी करते। अब मैंने एक सवाल करना है जनाब शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, आपका ताल्लुक PTI से है, आप कॉमर्स कमेटी के चेयरमैन हैं, सेनेट की कॉमर्स कमेटी के चेयरमैन हैं। आप कुछ सवालात उठाते हैं और हुकूमत सेक्रेटरी कॉमर्स को तब्दील करने पे मजबूर हो जाती है, तो डेमोक्रेसी कुछ ना कुछ तो वर्क कर रही है। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि इदारे जिसमें पार्लियामेंट है वो उतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बिकॉज सिर्फ ये डिबेट्स की नहीं है जो पार्लियामेंट में होती हैं, बल्कि जितनी भी मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं,
अगर वो अपना काम पूरी उससे करें, मेहनत से करें और तनदही से करें, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़, बट ये जो है तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि पर्सनल हों, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि इंस्टीट्यूशनल हों, लेकिन ये एक अच्छी है, बिकॉज देखें मकसद तो ये है कि मुल्क हमारा भी मुल्क है, अपोजिशन का भी मुल्क है और गवर्नमेंट में भी आपकी है। सेक्रेटरी कॉमर्स से कोई जाती लड़ाई नहीं थी? मेरी कोई जाती लड़ाई क्या, आपने बल्कि सवालात बहुत ही उठाए? इंतहाई शरीफ आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आपने आदमी हैं। सवालात उठाए? देखें ये चीज़ें तो होती रहती हैं जी, ये चीज़ें तो वो होती ट्रांसफर हो रहती गए? हैं। देखिए जी, अब आप इसको इसका मुझे मुताज़िमेदार ठहराएं जी, आप ये तो एक नहीं, वो मैं तो है। साबित कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। वेल आई थिंक कि अपनी मेहनत करते हैं, जो भी कमेटी जो हवाले जिम्मेदारी हवाले है, तो ज़ाहिर है कि हमारा मुल्क है और इसके लिए हम काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आज मैं एक और सलीम मांडीवाला साहब आपसे भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। आज आप एक चाइनीज़ डेलीगेशन को पार्लियामेंट हाउस में एक यादगार बनी है, यादगार जमहूरियत, आप वहाँ पे उनको लेके गए, उनको दिखाया कि ये जो यादगार जमहूरियत है ये क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं नाजरीन को भी दिखाऊँ कि पार्लियामेंट हाउस में पहले हमने आपको दिखाया था कि एक गली दस्तूर बनी है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, अब पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक यादगार जमहूरियत बनी है उन शोहदाए जमहूरियत के बारे में जो गुमनाम शोहदा हैं, जो जमहूरियत की लड़ाई में मारे गए और उनके नाम वहाँ पे नहीं लिखे। कुछ लोगों के नाम तो आपको याद हैं, लेकिन बहुत से गुमनाम शोहदा भी हैं। तो उनकी याद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक यादगार बनाई गई है। तो आज सलीम मांडीवाला साहब चाइनीज़ डेलीगेशन को वहाँ पे लेके गए और मैं चाहता हूँ कि हम आपको दिखाएं कि ये जो जमहूरियत की यादगार है ये क्या है। पार्लियामान शान है जमहूरियत की, और जमहूरियत का हुसूल किसी भी दौर में आसान न रहा। आमरीत के खिलाफ तवील जदोजहद करने वाले गुमनाम मशाहिर की यादें जिंदा हैं पार्लियामेंट हाउस के सब्जाजार में तामीर की गई यादगार जमहूरियत में। ऐवान उन शहीदों के मरहून मिन्नत है जिन्होंने सड़कों पे निकलकर पुलिस और आमरीत का मुकाबला किया। आमरीत के खिलाफ डट जाने वालों ने आइन और कानून की बालादस्ती और आजाद अदलिया के सिर्फ नारे ही ना लगाए, बल्कि डंडे और कोड़े भी खाए। इनकलाबी शायर हबीब जालिब से लेकर सियासी कारकुनों तक, ताजिर से किसान तक और सहाफियों ने भी कुर्बानियाँ दी। सिविल सोसाइटी और खवातीन के हुकूक की जंग लड़ने वाले आमरीत की काल कोठड़ी के कैदी भी बने, लेकिन जुल्म के आगे सरनिगू न हुए। हमें अपने रवैये पार्लियामेंट में जमहूरी रवैये करने पड़ेंगे। गुमनाम हीरोज को शनाख्त देती ये यादगार इस अज़्म का भी इजहार करती है कि जमहूरियत के लिए जमहूर की ताकत आमरीत को कुचलने के लिए काफी है। कैमरामैन अब्दुल सोमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। तो ये थी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शोहदाए जमहूरियत की एक यादगार। अब मांडीवाला साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने एक यादगार जमहूरियत तो बना दी, लेकिन खुद रज़ा रबानी साहब ये कहने पे मजबूर हैं कि अगर इस पार्लियामेंट ने और इस डेमोक्रेसी ने डिलीवर ना किया तो मार्शल से भी बदतर हालात जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन हालात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर देखें, मैं तो हर पार्लियामेंटेरियन को यही कहूँगा, और कई दफ़ा जब हमारी गेट टुगेदर्स होती हैं या बातचीत होती है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि वी हैव कम हेयर टू सर्व द पीपल। और पार्लियामेंट अगर लोगों को सर्व नहीं कर सकती तो फिर हमारा बेकार है यहाँ बैठना, चाहे वो किसी किस्म की भी आप सर्विस लोगों को दे सकें इन वट एवर कैपेसिटी जिसमें आप बैठे हुए हैं। और जब तक लोगों को ये फील नहीं होगा कि पार्लियामेंट इज़ अवेलेबल फॉर देम, तब तक ऑब्वियसली डेमोक्रेसी विल रिमेन अंडर प्रेशर। और जिस दिन, जैसे रज़ा भाई साहब ने ये भी कहा कि जिस दिन लोगों को ये पता चल गया कि हमारे लिए डेमोक्रेसी इज़ दी वे ऑफ लाइफ, तो फिर डेमोक्रेसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज तक लोगों में ना कॉन्फिडेंस है डेमोक्रेसी में, और उसमें देखें मतलब इट टेक्स टाइम। अगर आप गली दस्तूर में कभी आप आए होंगे, उसमें आप हर थोड़े साल के बाद एक ब्लैक वो देखेंगे जिसमें वो एक माशाल्लाह जंजीर टाइप लगी नहीं, लेकिन तो जिस मुल्क में हर थोड़े अरसे के बाद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी, वो जो गली दस्तूर है वो जहाँ पे आखिरी मार्शल आता है तो उसके बाद तो वो गली बंद हो जाती है, तो इसका मतलब है कि अब मार्शल का रास्ता बंद हो गया। देखें, मार्शल लॉ
आने की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए। देखें, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी फाउंडेशन डेमोक्रेसी पे है, हमारी हर चीज़ डेमोक्रेटिक है, तो हमें मार्शल लॉ आने की कोई ऐसी मुझे रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आती अगर पार्लियामेंट डिलीवर कर रही हो। मगर अगर पार्लियामेंट डिलीवर नहीं करती तो जैसे रजा साहब ने कहा कि मार्शल लॉ क्या और भी इससे तो खुदा ना ख्वास्ता वो तो सिविल वॉर है ना, मार्शल लॉ से ज़्यादा खतरनाक चीज़ तो खुदा ना ख्वास्ता सिविल वॉर ही है। तो अब अवैस लगारी साहब, अब पार्लियामेंट जो है उसमें काम हो भी रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, दोनों तरह की ओपिनियन है, तो मैंने पॉजिटिव साइड भी दिखाने की कोशिश की है। अब ये बताएं कि अब इलेक्शन करीब आ रहा है, तो क्या इलेक्शन करीब आने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे पे सिर्फ उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान में कि आप एक दूसरे के अच्छे कामों को अप्रिशिएट भी करें? मेरे ख्याल में हामिद भाई, मैं रजा रबानी, सॉरी, आपकी जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलके समटाइम्स आप बहुत अच्छे अच्छे मुतफिका फैसले करते हैं। जी सर, आपकी मेहरबानी। मैं ज़रा पुरुम्मीद हूँ क्योंकि अभी जब इलेक्शन का भी जो रुझान शुरू हुआ है, इल्ज़ामात तो एक सियासत का हिस्सा है, पूरी जी दुनिया में है। वो ट्रंप से लेके ओबामा से लेके इंग्लैंड में, जापान में, देखें हर जगह इल्ज़ामात तो ज़रूर लगते हैं। लेकिन जो अभी ट्रेंड दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अंदर, हर पार्टी अपने अपनी कारकर्दगी को ज़्यादा शो करने की कोशिश करना शुरू हो चुकी है। तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, और रज़ा रबानी साहब जैसे लोग और उस किस्म के जितने भी ख़ालात हैं वो ज़रूर जमहूरियत के अंदर वार्निंग्स आती रहती हैं इस किस्म की, कि अगर हम सही ना हुए, अगर हमने कोई जमहूरियत ने आम आदमी के लिए कोई चीज़ें डिलीवर ना की, तो फिर जमहूरियत के अंदर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है सिस्टम्स के अंदर वो चेंज हो सकता है, कोई और सिस्टम की जी तलाश शुरू हो सकती है। यही तो हुस्न है इस जमहूरियत। जमहूरियत का तो ये भी हुस्न है कि एक पर्टिकुलर जी प्रोजेक्ट को जिसके ऊपर आप कस्में उठाएं कि ये कभी नहीं होगा, ये अगर होगा तो हम खुद इसको अपोज करेंगे, वही फिर किसी और सूबे का आप एक जी प्रोजेक्ट दे के अपने सूबे में काम शुरू करवा देते हैं। तो जमहूरियत का हुस्न है, लोग बोलते हैं, देन दे हैव टू ईट देयर वर्ड्स, सीखते हैं, औरों की गलतियों से सीखते हैं, बेहतरी से सीखते हैं। मैं ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ, और अगले इलेक्शन में मेरे अंदाजे के मुताबिक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अपने अपने सूबों के अंदर, आपने उस वक्त बात की फंड्स की और फाइनेंसिंग की, NFC का जो अवार्ड पिछली हुकूमत को इस चीज़ का जी क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने NFC के अवार्ड को जी डिटर्मिन किया था। अब तो सूबों के पास इतनी फाइनेंशियल उस किस्म की ऑटोनॉमी और जी रेवेन्यूज़ के अंदर एकदम इंक्रीज़ आई है उस NFC अवार्ड के बाद, कि अब तो फेडरल गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है 100% तमाम सूबों को उनके हकूक़ के मुताबिक लेके चले। लेकिन सूबों के अंदर अब लोग हर जमात अपनी कारकर्दगी की बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में जाएगी, और यही जमहूरियत का हुस्न है। और लोग इस चीज़ के जी जज बनेंगे कि किसने क्या काम किया और मेरे लिए अगले 5 साल क्या कर सकता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर मांडीवाला साहब उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि आज एक वाक़या हुआ है सिंध में। एक स्कूल का इफ्तिताह था और वहाँ पर नए कालीन बिछाए गए थे, और जो सूबाई इंतज़ामिया है उसने बच्चों से और उनके वालिदैन से जूते उतरवा लिए कि कहीं कालीन ख़राब ना हो जाए। तो जमहूरियत में जो अवाम है उनसे जूते नहीं उतरवाने चाहिए, अच्छा, वरना बाद में फिर वो जूते मारते हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, ये किसी जमहूरी आदमी ने काम नहीं करवाया होगा। अच्छा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये किसी ब्यूरोक्रेट ने करवाया होगा या किसी ऐसे आदमी ने कराया होगा जो जमहूरी नहीं हो सकता। अच्छा, इतना तो मैं आपको ये आई कैन विदाउट नोइंग ऑफ द इंसिडेंट, तो आप ये मैं कह सकता हूँ। आप इसकी मजम्मत करते हैं? बिल्कुल, ये तो कर ही नहीं सकता है जमहूरी आदमी। अच्छा, मतलब ये तो मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई जमहूरी आदमी ये काम, क्योंकि आप अगर स्कूल के बच्चों से और उनके वालिदैन से जूते उतरवाएंगे तो कल को वही जूते वो मारेंगे भी। बिल्कुल। एक वक्फा, और वक्फे के बाद कुछ ऐसे मामलात पे हम बात करेंगे जिन पे मुझे यकीन है कि आपस में इख्तलाफ नहीं करेंगे। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मकबूजा कश्मीर का जो एक जनूबी हिस्सा है वहाँ पर एक क्रिकेट मैच हो रहा था, और उस क्रिकेट मैच में एक टीम थी जो उसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाला जो ड्रेस है वो पहनकर क्रिकेट खेली, और वहाँ पे पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया।
और जो तमाम वो खिलाड़ी थे उन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराने का उसी तरीके से एहतराम किया जिस तरह के तमाम पाकिस्तानी एहतराम करते हैं। और वो जो पाकिस्तान के कौमी तराने की गूंज थी और उन कश्मीरी क्रिकेटर्स ने जो ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई थी, वो ग्रीन शर्ट्स और पाकिस्तान के कौमी तराने की गूंज, वो कम्बिनेशन जब दिल्ली तक पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, ये तमाम प्लेयर्स क्रिकेटर्स मकबूजा कश्मीर के जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इनको उन्होंने टेररिस्ट करार दे दिया। तो ये, और अब इनके जो वालिदैन हैं वो इनकी रिहाई के लिए मुजाहरे भी कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि जो कश्मीर के जो शहदा हैं, वहाँ पे जो लोग इंडियन एट्रॉसिटीज़ और उनके जुल्म सितम के बायस जो शहीद हो जाते हैं, वो अगर कब्र में भी उतरते हैं तो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के परचम में लपेट कर कब्र में उतारें, और अगर वो क्रिकेट की ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाली ग्रीन शर्ट्स पहनकर खेलते हैं। तो ये उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत, लेकिन क्या हम उनके बारे में वो किरदार अदा करें जिसकी उनको तवक्को है। अवैस लगारी साहब आप फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सरबराह भी हैं, अभी मोदी साहब ने वहाँ पे दौरा किया और उसी दिन ये वाक़या भी वहाँ पे पेश आया। तो ये जो जज्बा है मकबूजा कश्मीर के नौजवानों का, क्या आप समझते हैं कि उस जज्बे को यहाँ पे उसी तरीके से हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसका जो जज्बा वो दिखा रहे हैं? मीर साहब, मेरे ख्याल में तो पिछले 2-3 सालों में ख़ास तौर पर कश्मीर के इशू को जितना वॉइस किया गया है, उससे कश्मीर कॉज को बहुत हेल्प हुई है। कश्मीर का मामला सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई एक चीज़ तनाज़े की शक्ल नहीं है, अब तो एक इंटरनेशनली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर के ऊपर रिकग्नाइज होना शुरू हो गया है। और आपने कश्मीर का जिक्र किया, आपकी मेहरबानी। उत्तर प्रदेश जिसके अंदर 21 करोड़ की आबादी है, 24% मुसलमान हैं, वहाँ तो अब एक गाय को हलाल करने की, गाय को इस्तेमाल करने की, खुराक के लिए हलाल करने की जो सज़ा है वो उम्र कैद की उन्होंने इम्प्लीमेंट करवा दी है। वहाँ तो लोगों को उठा के मुसलमानों के साथ जो जबर शुरू हो गया है, जिस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो तो उनकी कंप्लीट एक जहन की जो एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड सोच है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर आया है। और आज एक आर्टिकल आया है हिंदुस्तान के अंदर, जो मैं उसकी हेडलाइन से, हेडिंग से पढ़ सका और उसके नीचे कुछ कमेंट्स थे, अभी वापसी पे पढ़ूंगा, जिसके अंदर बड़ा क्लियरली कहा गया है उस आर्टिकल में कि ये इंडिया की सोच है, लेकिन ये एक हकीकत है कि इंडिया को अब कश्मीर के अंदर हालात बिल्कुल अपने हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपने एक बड़ी अहम बात की। और आज ईरान ने जो कल ऑब्जेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान का वो मिडल ईस्ट के अलायंस की बात कर रहा था, आज ईरान ने फिर कश्मीर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर सालसी की किरदार की आज फिर ऑफर की है। पहले अमेरिका ने पेश की, पहले अमेरिका ने सालसी की ऑफर की है और अब ईरान ने भी कर दिया है। मैं सलीम मानवीवाला साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप ये नहीं समझते कि अब मकबूजा जम्मू कश्मीर को बराह रास्त RSS कंट्रोल कर रही है और वही वहाँ पे सारे पॉलिसी डिसीजंस कर रही है, और RSS ने फैसला कर लिया है कि कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम करके उनकी तादाद इतनी कम कर दी जाए कि 3-4 साल बाद जब वहाँ पे वो खुद ही ऐलान कर देंगे जनाब हम प्लेबिसाइड के लिए, रायशुमारी के लिए तैयार हैं, और डेमोग्राफी वो चेंज कर देंगे, तो वहाँ पे नतीजा जो है वो कुछ दूसरा भी आ सकता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वहाँ इन्होंने टोटल कंट्रोल किया हुआ है और ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उसको सिचुएशन को। मगर द फैक्ट इज़ साहब, द वर्ल्ड इज़ गेटिंग मोर अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, जैसे अभी ओवैस साहब ने भी जिक्र किया। और आप अभी जो हमारे ये चाइना से चेयरमैन आए थे उनकी चाइना कांग्रेस के, तो पीपल्स कांग्रेस के, तो उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर ने ये इशू रेज़ किया, प्रेसिडेंट ने ये इशू रेज़ किया, इन योर प्रेजेंस, इन माय प्रेजेंस, एंड चेयरमैन सेनेट ने ये रेज़ इशू किया, मैंने ये इशू रेज़ किया। तो इट इज़ we have to raise this issue at every level with every person who matters, because जब तक हम ये इशू रेज़ नहीं करेंगे ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और जैसे अभी अमेरिका ने ऑफ़र की जो इंडिया ने रिजेक्ट कर दी, टू माई नॉलेज इंडिया हैज़ रिजेक्टेड दैट ऑफ़र फॉर देयर मीडिया, ईरान ने ऑफ़र की। तो जब कंट्रीज़ में ये अवेयरनेस फैलनी शुरू हो जाएगी कि वहाँ ये इस किस्म के जुल्म कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और आप अगर कश्मीरियों से पूछें हु आर इन टच विद कश्मीरीज इन जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान, दे विल टेल यू हॉरिफाइंग स्टोरीज जी, वो एंड आई नो फ्यू ऑफ देम, और वो मुझे बताते रहते हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो मर्द हैं,
व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग। एक पैलेट्स मारी हैं अभी उन्होंने, उससे कोई 200 लोग तकरीबन दे हैव लॉस्ट देयर आई साइट। तो इस टाइप की जिस जगह ऐसी आपको दूसरी मुल्कों में जो इस किस्म की चीज़ें हुई हैं आपको याद होगा, तो उनका एंड क्या होता है एंड में। तो ये इंडिया आई थिंक इज हेडिंग फॉर ट्रबल एंड वी शुड हेल्प दीज पीपल एट एनी। शिबली फराज साहब, इस सारे मामले में हमारी पार्लियामेंट में जो अपोजिशन और हुकूमत है मिलकर क्या किरदार अदा कर सकती है? देखें, हम जहाँ तक हमारी सेनेट का ताल्लुक है, हमारी कमेटी ऑफ द होल बनी थी जिसमें कि हमने फॉरेन पॉलिसी के लिए स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हमने एक सजेशंस दी थी, पॉलिसी गाइडलाइंस दी थी, जिसमें ये सारे इशू जिसका कि एक आप जिक्र भी कर रहे हैं, जिसमें कि कश्मीर पे जो जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरह से वहाँ के लोगों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है इंटरनेशनली, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद जिस तरह उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को फाड़ फेंकने का वो किया, जिसमें कि उन्होंने बलूचिस्तान को रेफ़र किया, ये सारी चीज़ें में उसमें हमने इनको गाइडलाइन भी दी है फॉरेन ऑफिस को, और वो एक कलेक्टिव विजडम है पूरी पार्लियामेंट का, जिसको कि मेरा ख्याल है कि देख लेना चाहिए फॉरेन ऑफिस को। और फॉरेन ऑफिस में अब देखें ना जी, ये इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो कि इस वक्त इस मुल्क में चल रहे हैं या खित्ते में चल रहे हैं, तो उसमें हमारे चाहिए, हमें सरताज जी से हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो उनको क्यों नहीं ये लोग बनाते फॉरेन मिनिस्टर, एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर बनाए कि ये सारे इश्यूज़ को लेके चलें, बिकॉज ये डिप्लोमेसी का दौर है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस लगारी साहब आपका, मांडवीवाला साहब आपका, और जनाब शिबली फराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में योम शोहदाए सहाफ़त था। रज़ा रबानी साहब वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। जब वो तकरीब ख़त्म होगी तो रज़ा रबानी साहब वहाँ पे मुख्तलिफ सहाफ़ियों को एक एक को बुला के और उसको ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई 10 अप्रैल को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डे है, योम तश्कील आईन पाकिस्तान है, तो उस दिन ज़रा ख्याल कीजिएगा, कोई प्रोग्राम कीजिएगा, कोई कॉलम ज़रूर लिख दीजिएगा। और मैं बड़ा मुझे खुशगवार हैरत हो रही थी कि रज़ा रबानी साहब को कोई फ़ायदा नहीं है इसका कि अगर मैं या कोई और टीवी एंकर या कोई कॉलम निगार जो है वो 10 अप्रैल वाले दिन पाकिस्तान के आइन के बारे में कुछ लिखे या कुछ बोले तो उसका रज़ा रबानी साहब को कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये एक पाकिस्तान का जो सियासतदान है, ये उसकी सोच है कि लोगों को पाकिस्तान के आइन के बारे में हमें अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 1973 का आइन जो है ये हमारी वो वाहिद मुतफ़िका दस्तावेज़ है जिस पे हुकूमत और अपोजिशन जो हैं उन दोनों ने पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का हल जो है वो तलाश किया था। और यही हमारा नैरेटिव भी है और यही हमारा बयानिया भी है जिसमें पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन हर मसले का हल मौजूद है। तो 10 अप्रैल के दिन आप और कुछ करें ना करें, लेकिन कोशिश करें कि आइन की एक छोटी सी किताब ख़रीदें और इस किताब में जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो आपके हकूक़ इस आइन में लिखे हुए हैं, उसको ज़रूर पढ़ लें। तो हो सकता है कि आपको इस आइन की अहमियत का एहसास हो। जब आपको इस आइन की अहमियत का एहसास होगा तो आप अपने मुंतखब नुमाइंदों से ऐसे सवालात करने की पोजीशन में आ जाएंगे कि जिसका जवाब देने के लिए उन्हें अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी पड़ेगी। और ये ही एक ऐसा ट्रिब्यूट है, एक ऐसा खराज तहसीन है जो हम अपने शोहदाए जमहूरियत को पेश कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।